आज 60 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन पिछले 25 सालों से बनते नागार्जुन सुरई ससई हो, भरत आनंद हो, इनके माध्यम से बौद्ध गया मुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पिटिशंस डली हुई है। लेकिन अभी लोगों के माध्यम से जो आंदोलन हो रहा है पूरे भारत भर में हो रहा है, महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट्स में ये आंदोलन हो रहा है, कर्नाटक से हो रहा है, पूरे देश भर की ये मांग है। आज किसी मुस्लिम का कोई मस्जिद हो, उस पे ऊपर पूरा मैनेजमेंट मुसलमानों का होता है, क्रिश्चियनों के चर्च पे क्रिश्चियनों का मैनेजमेंट होता है, सिखों के गुरुद्वारा पे सिखों का मैनेजमेंट होता है। लेकिन भारत के बौद्धों की दुर्दैव है, उनका बदकिस्मती है कि यूनेस्को में दर्ज बौद्ध गया जो है महाविहार, महाबोधि महाविहार, ये यूनेस्को में दर्ज है, लेकिन उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में नहीं है। आज वहाँ पर बुद्ध के सामने बैठकर बुद्ध के विपरीत, बुद्ध के शिक्षा के विपरीत वहाँ से आचरण हो रहा है। जिस बुद्ध ने होम हवन, कर्मकांड, अंधविश्वास के खिलाफ इस देश में प्रचार किया, प्रसार किया, बुद्ध धम्म का स्थापना की, आज उन्हीं के धम्म में ये घुसपैठ पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। भारत के बाहर से, चाहे वो तिब्बत से हो, चाइना से हो, श्रीलंका से हो, जापान से हो, लोग यहाँ पर आते हैं, बुद्ध की धरोहर देखने के लिए आते हैं और उनको दिखाई पड़ता है कि बुद्ध के सामने बैठकर पिंडदान किया जा रहा है, होम हवन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में ये मिलावट का भी एक काम हो रहा है और बौद्धों की जो प्रॉपर्टीज है, उनकी जो आस्था का केंद्र है, ये भी किसी और के हाथ में मैनेजमेंट करने के लिए दिया जाए। इसलिए भारत सरकार से, बिहार सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि जिस तरह से हर रिलीजन का प्रार्थना स्थल उस रिलीजन के हाथ में है, उसी तरह से बौद्धों का ये प्रार्थना स्थल बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। महाराष्ट्र में सर बुद्धिस्ट कास्ट मिल रहा है, तो कर्नाटक में लेना है क्या? ये समझा नहीं आपका सवाल। महाराष्ट्र में 9 बुद्धिस्ट को सर्टिफिकेट मिल रहा है सर। हाँ, इधर नहीं मिल रहा कर्नाटक में नहीं। कर्नाटक में नहीं मिल रहा। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड जो बुद्धिस्ट है, उनका सूची में नाम नहीं है। ये जो टर्म मैंने यूज़ किया, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट, 1990 में भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन देकर ये बात कही है कि जो शेड्यूल कास्ट का वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, शेड्यूल कास्ट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कास्ट की लिस्ट है। महाराष्ट्र में 59 कास्ट है जो शेड्यूल कास्ट में आती है। कर्नाटक की लिस्ट भी मेरे ख्याल से 100 के आसपास कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट में आती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर ऑफ कास्टेस हैं जो शेड्यूल कास्ट में आती है। 1990 में राष्ट्रपति ने, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये गैजेट नोटिफिकेशन दिया है कि शेड्यूल कास्ट में की जो कास्टेस है वो हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट रिलीजन में जाने के बाद उनका रिजर्वेशन इफेक्ट नहीं होगा। तो 1990 में अगर गैजेट नोटिफिकेशन करके ये कानून बनाया गया है, तो अब ये कास्टेस अगर बुद्धिज्म में जा रही है तो वो जाने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट में जो बदलाव करना चाहिए वो अभी तक इंडिया ने, भारत सरकार ने किया नहीं है। इसके ऊपर मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर भारत सरकार को नोटिस दिया हुआ है। अभी तक भारत सरकार ने उसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। ये लड़ाई हमारी चल रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्टों को SC सर्टिफिकेट मिलता है, बौद्ध होने के बाद भी उनका रिजर्वेशन इफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से सभी स्टेट्स में ये प्रावधान बने। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वही मैंने कहा कि जब तक ये कास्ट है, आज ये जो एट्रोसिटीज का मामला हो रहा है, आज भी मैंने कल परसों का एक वीडियो देखा, एक दूल्हा घोड़े पर बैठकर जा रहा है, इसलिए एक गरीब औरत उसको पत्थर उठा के मार रही है। यानी वो अपने जीवन में, वो औरत भले ही दुखी हो, पीड़ित हो, गरीब हो, लेकिन एक छोटे जात का आदमी घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए, ये उसकी भावना है। उसको अमीर बनने के लिए नौकरी उसको चाहिए या उसके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये उसकी सोच नहीं है। लेकिन एक छोटे जात का आदमी घोड़े पर कैसे बैठ गया, ये उसका दुख है। तो ये क्यों है? क्योंकि भारत की जाति व्यवस्था हम लोगों ने और मजबूत कर दी है। कास्ट सिस्टम दोनों तरफ से चलती है। एक तरफ से सवर्ण हमारे ऊपर कास्ट थोपे हुए हैं और दूसरी तरफ से हम वो कास्ट छोड़ना नहीं चाहते, हम भी उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया
कि ये कास्ट सिस्टम से बाहर आ जाए। ये कास्ट सिस्टम आज हमारे ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही है। हम अपनी एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो एफआईआर नहीं लिखी जाती, कलेक्टर हमारी बात नहीं सुनता, सीएम हमारी बात नहीं सुनता, पीएम तक तो हमारी बात पहुंचती भी नहीं है। तो ऐसे हालात में जब हम कास्ट को चिपक के बैठे हैं तो हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। उसी के अलावा अगर हम बौद्ध धर्म में अपनाते हैं, बौद्ध धर्म में जाते हैं, तो अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो हम ये अन्याय अत्याचार, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात बाबा साहब ने कही है कि बौद्ध होने के बाद अपने ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं ये बुद्धिस्ट कंट्रीज के सामने जाके रखो, वो बुद्धिस्ट कंट्रीज तुम्हारे लिए खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म हम अभी तक यूज ही नहीं कर रहे। आज भारत के बाहर अभी मैं 4 तारीख को यूनाइटेड नेशंस के एक कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ, जिसमें इंडिया की ओर से वहाँ के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। अगर यही बातें, मामले अगर हम उनके सामने रखें, यूनाइटेड नेशंस के सामने रखें कि भारत में हमारे ऊपर ऐसा अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो पूरा यूनाइटेड नेशंस भारत के मिनिस्टर्स को या पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार या जवाबदार उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन आज तक हमने अपनी बातों को भारत के बाहर लेकर ही नहीं गए। और भारत के बाहर हम कब जाएंगे? भारत के बाहर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो महारों का है, माला का है, मदिगा का है, या चमारों का है, या जाटव का है। ये जो जातियां लेकर हम चल रहे हैं, भारत के बाहर एक भी देश, मैं तो कहता हूँ महार कम्युनिटी आपको कर्नाटक में नहीं मिलेगी। तो अगर जाति लेकर चले तो हम तो स्टेट के बाहर भी नहीं जा सकते। लेकिन आज बुद्धिस्ट नेशंस 135 से ज़्यादा नेशंस ये बुद्धिस्ट कंट्रीज है। आज हम बुद्धिस्ट आइडेंटिटी लेकर चले तो कम से कम ये देश हमारी बातें सुन सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने 1956 में जाते जाते हमें बुद्ध धर्म में लेकर गए कि अगर हम आपके ऊपर भारत में कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो भारत के बाहर बौद्ध बन के जाओ। देखो, मैं तो बाबा साहब की बनाई हुई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को चला रहा हूँ, उसको बढ़ा रहा हूँ। आज जो पॉलिटिकल सिस्टम देश का है, यानी ऐसा लगता है, आज हम लोग तेलंगाना का देख रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी कर्नाटक में कर रही है, महाराष्ट्र में कर रही है, वही काम तेलंगाना में हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल पार्टीज जो डुअल पार्टी सिस्टम हो गया है, कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता है तो बीजेपी को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस, बस ये डुअल पार्टी सिस्टम बन के रह गए। और बाबा साहब का रिपब्लिकन पार्टी का जो विचार है, वो विचार अभी तक देश के लोगों को एक्सेप्ट कर सके, वो जमीन तैयार नहीं हुआ है। बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कब बनाया पता है आपको? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये पार्टी खत्म करके बाबा साहब ने आरपीआई बनाया। इसका अर्थ क्या है कि आपको पॉलिटिक्स, बाबा साहब ने कास्ट सिस्टम को खत्म करके एक रिपब्लिकन, कि ये मेरा देश है। आज हमारे यहाँ पर भारत में, जैसे मैं आज पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ, मैं यूएस में जाता हूँ, अमेरिका में जाता हूँ, तो वहाँ हमें अमेरिकन्स दिखाई देते हैं, कनाडा में जाते हैं तो कैनेडियंस दिखाई देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियंस दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम भारत में आते हैं तो भारतीय दिखाई नहीं देते। हिंदू है, मुसलमान है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सिख है। तो आज भी भारतीयत्व का जो भावना है ना, ये लोगों में पैदा नहीं हुआ है कि ये मेरा देश है। हम सिर्फ अपनी जाति तक सीमित हो गए कि ये मेरी जात है। मेरे जात के ऊपर जब तक कुछ नहीं होता, मैं मुंह भी नहीं खोलूंगा, चाहे वो किसी महिला, किसी ब्राह्मण स्त्री पर बलात्कार का बात हो या किसी दलित स्त्री पर हो। तो जब तक ये मेरे जाति पे नहीं हो रहा ना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ये भावना देश के खिलाफ है। बाबा साहब ने एक स्पीच में लिखा है कि कास्ट इज एंटी नेशनल। जब बाबा साहब कह रहे हैं कि जातियों को छोड़ो, जाति ये देश के खिलाफ है, आज हम लोगों ने जातियों को और मजबूत कर दिया है। तो मुझे लगता है बाबा साहब की जो रिपब्लिकन विचारधारा है, वो अभी तक देश को एक्सेप्ट हो ऐसा माहौल भारत में नहीं है। और जब तक जातियाँ हैं, अंधविश्वास है, कर्मकांड है, बाबा साहब का 1954 का एक बीबीसी को दिया हुआ बहुत अच्छा स्पीच है जो आज भी लागू होता है। बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस का उदाहरण दिया था, आज वही उदाहरण बीजेपी को लागू होता है कि नरेंद्र मोदी के फेस पे या कमल के फेस पे कौन खड़ा है हम देखते ही नहीं। हम यहाँ का लोकल एमपी कौन है, लोकल एमएलए कौन है, उसका चरित्र क्या है, ये नहीं देख रहे, बस कमल का बटन दबाते ही जाना है। ये भावना हो गई लोगों की। और इसलिए जब तक ये भावना लोगों में है, तब तक बाबा साहब का रिपब्लिकन विचारधारा खड़ा नहीं हो पाएगा। ये क्या कर रहे हैं कि कम से कम हम जो बौद्ध बने हैं बाबा साहब के नक्शे कदम पे चल के,
हम एक ऐसी व्यवस्था इस देश में तैयार करना चाहते हैं कि आने वाले 20 से 25 सालों में बौद्धों के ऊपर कोई उनकी समस्या अगर हो तो उसका सॉल्यूशन उनके पास होना चाहिए। हमें एक स्वतंत्र सिस्टम हम तैयार करना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने कही है। हमें अपने एजुकेशन के लिए किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होना है। कल को अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आपके सिलेबस हम चेंज करते हैं तो हमको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम हो, हमारी खुद की हेल्थ सिस्टम हो, हमारी खुद की इकोनॉमी हो, हमारे खुद के बैंक्स हो। आज जिस तरह से जैन कम्युनिटी है, जिस तरह से सिख कम्युनिटी है, जिस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनकी खुद की सिस्टम्स है, उनके कॉन्वेंट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, बैंक्स है। आज हमारे पास अपनी एक भी सिस्टम नहीं है, हमारा मीडिया तक नहीं है। और इसलिए आने वाले 25 सालों में हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री मोदी हो या गांधी हो, हमें किसी के भी दरवाजे पर जाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी एक व्यवस्था हम भारत में तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने 60 एकर्स लैंड नागपुर में, जहाँ पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वहाँ पर 60 एकर्स लैंड एक्वायर किया है। आने वाले समय में वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वहाँ पर खड़ी करके वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन या वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हम इंडिया में इन्वाइट कर रहे हैं। सेकेंड, हमने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का तैयार किया हुआ है, जिसमें हम अपनी बैंकिंग सिस्टम खड़ी कर रहे हैं, जिसमें हम अपना पैसा, ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को बढ़ावा देने वाले बैंक्स है उसमें ना रखे, हम अपना पैसा अपने कम्युनिटी में रखें और अपनी कम्युनिटी अपने बच्चों को स्कॉलरशिप्स, जो हम कहते हैं एजुकेशनल लोन, एंटरप्रेन्योरशिप लोन, हाउसिंग लोन, फार्मिंग लोन, ये लोन्स हम अपने पैसों से अपने कम्युनिटी को दें। ऐसी एक पूरी सोसाइटी तैयार कर रहे हैं।